यह 2271 5 दफन ग्रहों के मार्शल योद्धाओं का आभार। 1 मौन। प्रकाश के पर्दे के नीचे एक गहन मौन छा गया। ये सन्नाटा चमकदार स्क्रीन पर ग्रह विनाश तोपों के गरजते विस्फोटों के साथ मिलकर एक अद्भुत विरोधाभास पैदा कर रहा था। लेकिन जल्द ही सभी लोग वास्तविकता में आ गए। वह जीता। यिजांग शिननुओ, शौजांग कह्यून और अन्य लोग नीचे गहरे गड्ढे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर धीरे धीरे खुशी के भाव दिखाई दे रहे थे। वे जीत गए। हान झू जीता। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि काले बालों वाले युवक की प्रतिभा जागृत होने के बाद भी हान झू अभी भी उससे आगे निकल सकता है। हिंगजांग मो, गुइजांग यान और अन्य लोगों के चेहरे पर जटिल भाव थे। एक तरफ वे स्वाभाविक रूप से हान झू की जीत की उम्मीद कर रहे थे, जिससे 5 दफन सितारों के लिए थोड़ी पहल हो सके। दूसरी ओर वे नहीं चाहते थे कि वह उनसे बहुत अधिक आगे निकल जाए। ये बहुत ही हतोत्साहित करने वाली बात होगी। हालांकि वास्तविकता ये थी कि वह वास्तव में उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। 5 दफन सितारों के प्रतिभाशाली लोगों ने दूर से उस आकृति को देखा और अंदर ही अंदर उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि युद्ध कौशल और अन्य विभिन्न पहलुओं के मामले में वह उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा हैरानी की बात यह थी कि वह उनसे भी अधिक सुंदर दिख रहा था। इस शून्यता के परे 5 प्रमुख परिवारों के मुखिया भी बहुत खुश थे। काले बालों वाले युवक को हराकर उन्होंने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था और उन्हें विश्वास था कि ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स उन्हें पार करने के बारे में 2 बार सोचेंगे। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसने कभी इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी कि काले बालों वाले युवा के पास इतनी ताकत थी। उनके युवा स्वामी की योग्यता और प्रतिभा को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। वह अपने साथियों के बीच लगभग अजेय था, लेकिन वह हार गया। वह काले बालों वाला युवक कौन था? ऐसी क्षमता का विलक्षण व्यक्तित्व कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं हो सकता। इस समय ये ब्रह्मांड मंच शक्तियां वांग टेंग की पहचान के बारे में अटकलें लगाने से खुद को रोक नहीं सकीं। इस स्तर की प्रतिभा को ब्रह्मांड स्तर के प्राणी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शुरुआती आश्चर्य के बाद हेंगजांग चुवान जैसे लोग वांग टेंग की पहचान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह वही पार्षद था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने जो जानकारी एकत्र की थी उससे पता चलता था कि प्रतिभा और युद्ध तकनीक के मामले में दोनों पक्ष बहुत भिन्न थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक ही व्यक्ति नहीं थे। ब्रह्मांड की विशालता में अनेक ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं थीं जिनके बारे में वे नहीं जानते थे। इस बार एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा 5 ब्यूरियल स्टॉर्स में पहुंची थी और यह असंभव नहीं था। इस घटना ने स्टेलर अकादमियों की भव्य प्रतिष्ठा को भी उजागर किया। एक विशेष ब्रह्मांड मंच पार्षद के आगमन ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। स्क्रीन के नीचे वांग टेंग का युद्ध कवच धीरे धीरे खत्म हो गया। वह गहरे गड्ढे के किनारे पर उतरा और बल के उछाल के साथ उसने गहराई से एक आकृति को बाहर निकाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिजली तत्व वाले युद्ध कवच में उस आकृति की आंखों में हल्की चमक ये संकेत दे रही थी कि वह पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। मुझे जाने दो। युद्ध कवच के नीचे से एक कर्कश और क्रोध से भरी आवाज निकली और काले सींग वाले युवक का हृदय आक्रोश से भर गया। वह कैसे हार सकता है? वह कभी नहीं हारेगा। जीतने वाले को जीत मिलती है। तुम हार गए हो, इसलिए बस अपना व्यवहार ठीक रखो, वांग टेंग ने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखते हुए शांति से कहा। बकवास। मैं हारा नहीं हूं। मैं अभी भी लड़ सकता हूं। काले सींग वाला युवक युद्ध कवच के नीचे से गुस्से से चिल्लाते हुए बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। इस समय वह बुरी तरह घायल था, यहां तक कि राक्षस कमल के विष से भी पीड़ित था। वह वांग टेंग के बल बंधनों से मुक्त नहीं हो सका। उद्धरण चिन्ह ... तुम अभी भी लड़ सकते हो। वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई जब उसने कमजोर संघर्षों को देखा। उसे लगभग यकीन हो गया। अगले ही पल उसके हाथ में एक ईंट दिखाई दी। नहीं, जब उसे अपनी वर्तमान पहचान का एहसास हुआ तो उसने तुरंत लाइटनिंग स्लैप निकालने का विचार त्याग दिया। इस ईंट की प्रसिद्धि स्टेलर अकादमियों में काफ़ी थी। अगर इसकी खबर बाहर आ गई तो उसकी पहचान उजागर हो सकती है। सौभाग्यवश उन्होंने समय रहते प्रतिक्रिया की और बिजली का झटका लगने से बच गए। उसने अपनी मुट्ठी भींची और काले सींग वाले युवक पर मुक्का मारा। तुम्हारी ताकत से मेरे युद्ध कवच को भेद पाना असंभव है, काले सींग वाले युवक ने उपहास किया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग मुस्कुराया। उसकी मुट्ठी उसके युद्ध कवच से ढकी नहीं थी। उसने सीधे प्रतिद्वंद्वी के बिजली तत्व युद्ध कवच पर मुक्का मारा। एक जोरदार दुर्घटना। वांग टेंग की कांपती चेतना से निर्देशित भयानक शक्ति युद्ध कवच में प्रवेश कर गई, जिससे काले सींग वाले युवक का सिर भिनभिनाने लगा। लेकिन जो बात उसे और भी असहनीय लगी वह थी, एक विचित्र बिजली शक्ति ने बिजली तत्व युद्ध कवच के मार्ग का अनुसरण किया और अंदर घुसपैठ की। झपट्टा, धमाका। क्या काले सींग वाले युवक को अभी तक समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ था? तभी उसके पूरे शरीर पर एक बहुत शक्तिशाली बिजली की शक्ति ने प्रहार किया।
उसका शरीर अनायास ही एक गया, तीव्र दर्द उसके हर इंच में फैल गया। एक पल के बाद उसके होठों से एक और शब्द निकला, धिक्कार है। वान टेंग ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसकी मुट्ठियां लगातार बरसती रहीं, जिससे युद्ध कवच की खनक और हवा में गूंज पैदा हो गई। अपने आप से व्यवहार करें। तुम्हें किससे लड़ना है? मेरे पैर से लड़ो। मैं तुम पर बहुत दिनों से नजर रख रहा हूं। तुम समुद्री लुटेरों के गिरोह के एक छोटे से चोर हो और तुम सोचते हो कि तुम कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अल्पविराम। वान टेंग के मुंह से तरह तरह की बड़बड़ाहट निकल गई। कुछ दूरी पर यिजांग शिननुओ और अन्य लोग काले सींग वाले युवक को बेरहमी से पीटा जाता देखकर दंग रह गए। वान टेंग की बातें सुनकर उनके मुंह अनायास ही खुले रह गए। क्या आप समुद्री लुटेरों के गिरोह का एक छोटा चोर हैं? वह ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का युवा मास्टर था। उसे एक साधारण चोर कैसे माना जा सकता है? काले सींग वाला युवक, जो लगातार बिजली के झटके खा रहा था, एक भयानक चीख निकाल रहा था। उसकी आवाज में सदमे और गुस्से का मिश्रण साफ झलक रहा था। ये कैसी बिजली थी? यह उसके युद्ध कवच को भेद कर उसके वास्तविक शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थी। ध्यान रहे, वह बिजली तत्व वाला मार्शल योद्धा था। उसकी बिजली की प्रतिभा बहुत शक्तिशाली थी और उसका शरीर बहुत मजबूत था। सामान्य बिजली उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। क्या ये लंबे काले बालों वाला युवक विष, अग्नि और पृथ्वी तत्व वाला योद्धा नहीं था? बिजली तत्व कहाँ से आया? एक क्षण के लिए उसका मन कुछ व्याकुल सा हो गया। वान टेंग की उत्तेजक भाषा के कारण वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने युद्ध कवच के भीतर से 3 बार खून थूक दिया। वह दयनीय स्थिति में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शून्य से परे अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा क्रोधित था। उस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई अपने युवा स्वामी के साथ इस तरह से व्यवहार करने की? हमला करो, जमकर हमला करो, संरचना को तोड़ो। पीछे के लोग तुरंत पसीने से भीग गए। अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा के क्रोध को महसूस करते हुए उन्होंने आराम करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने ग्रह विनाश तोपों में पागलों की तरह स्रोत पत्थरों को डाला, चार्जिंग प्रक्रिया को तेज किया और 5 दफन सितारों के ढाल गठन की ओर एक भयंकर हमला किया। वान टेंग ने अपना सिर उठाया। ये संरचना पहले से ही अपने अंतिम चरण में थी और अब यह अधिक समय तक टिक नहीं सकती थी। यह 1 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह से बिखर सकती थी। उसने अपने हमले रोक दिए और काले सींग वाले युवक को साथ लेकर शून्य की ओर उड़ चला। हेंगजांग मो और अन्य लोगों ने भी तुरंत इसका अनुसरण किया। हेंगजांग चुवान और परिवार के अन्य मुखियाओं ने पलकें झपकाईं। उन्होंने संरचना खोल दी, जिससे वान टेंग और अन्य लोग गुजर गए और शून्य में प्रवेश कर गए। मेरे पास आओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युनजांग यंग बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वान टेंग तथा अन्य लोगों की रक्षा के लिए अपने पीछे विश्वप्रेत को फैला दिया। वान टेंग ने काले सींग वाले युवक के विशाल शरीर को सीधे 5 परिवारों के मुखियाओं के पास ले जाकर कहा, आधा 5 दफन टोकन। हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों के चेहरों पर खुशी एक पल के लिए फीकी पड़ गई। यहाँ तक कि हेंगजांग मो, यिजांग शिनुओ और अन्य लोग भी शून्य में लगभग लड़खड़ा गए और असहाय भाव से वान टेंग को देखने लगे। ठीक है, आधा 5 ब्यूरियल टोकन। हेंगजांग चुवान ने तुरंत 5 ब्यूरियल टोकन का एक टुकड़ा निकाला। अपने हाथ की एक झटके से उसने 5 ब्यूरियल टोकन को 2 भागों में विभाजित किया और आधा वान टेंग को दे दिया। उसे नहीं पता था कि वह वास्तव में इसे पार्षद को दे रहा था। धन्यवाद, हेंगजांग परिवार के मुखिया। वान टेंग ने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया। इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए इसे अपने हाथ में सावधानीपूर्वक जांचा और फिर इसे दूर रख दिया। इससे हेंगजांग चुवान, यिजांग बाय और अन्य लोग और भी अधिक अवाक हो गए। इस आदमी को उन पर भरोसा नहीं था। वान टेंग को इसकी परवाह नहीं थी। 5 परिवारों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए था। सतर्क रहना बेहतर था। अब जबकि उसे 5 दफन टोकन का आधा हिस्सा मिल चुका था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के काले सींग वाले युवक को हेंगजांग चुवान के सामने ऐसे फेंक दिया जैसे कि वह कचरा फेंक रहा हो। ठीक है युवा मित्र, आपकी उत्कृष्ट प्रतिभा और हमारे 5 दफन सितारों में योगदान के साथ अब आप हमारे 5 दफन सितारों के मित्र हैं। हेंगजांग चुवान ने काले सींग वाले युवक को पकड़ लिया और दिल खोलकर हंसा। आप बहुत दयालु हैं। वान टेंग ने दिखावटी ढंग से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आसपास के कई मार्शल योद्धाओं ने यह दृश्य देखा। उनके हाव भाव बेहद जटिल हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हान जू को 5 दफन टोकन का आधा हिस्सा मिल गया है। यह अभी भी एक 5 ब्यूरियल टोकन था, भले ही यह पूरा ना हो। अब तक 5 प्रमुख परिवारों ने केवल एक पूरा 5 ब्यूरियल टोकन दिया है। इस आधे टोकन के साथ वान टेंग को अब 5 दफन सितारों के भीतर सामान्य व्यक्तियों से अलग दर्जा प्राप्त था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। 5 बरियल स्टॉर्स के लोगों के लिए ऐसा सम्मान अप्रतिरोध्य था। दुर्भाग्य से उनके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। कुछ दूरी पर अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने जब उनका लेन देन देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने वान टेंग को बर्फीली निगाहों से घूरा।
वह चाहता था कि वह इस ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को थप्पड़ मारकर मार डाले। ये तो बहुत ज्यादा था। अपने हमले बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे युवा स्वामी को मार डालूंगा। हेंगजांग चुवान ने बिना कोई शब्द गनवाए अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को उदासीनता से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा क्रोधित हो गया। देखो मेरी हिम्मत है या नहीं। हेंगजांग चुवान ने काले सींग वाले युवक की गर्दन पकड़ ली। हल्का सा दबाव भी उसकी जान ले सकता था। हेंगजांग चुवान, यदि आप हमारे युवा स्वामी को मार देते हैं तो हमारा कप्तान 5 ब्यूरियल स्टॉस को कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पीछे अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का विश्वप्रेत कांपना जारी रहा और वह हताशा में चिल्लाया, 5 दफन सितारे कभी भी आपसे नहीं डरते। अब मैं आपको एक और मौका देता हूँ, हमला बंद करो या। हेंगजांग चुवान ने धीरे धीरे अपनी पकड़ में दबाव बढ़ाया। उसकी आवाज़ ठंडी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अग्नितत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपने दांत पीसते हुए 3 सकारात्मक शब्द बोले। अपने हाथ की एक लहर के साथ पीछे के लोगों ने ग्रह विनाश तोपों के हमले को रोक दिया। उसने हेंगजांग चुवान के दृढ़ निश्चय को पहचाना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे धमकियों से प्रभावित किया जा सके। चूंकि दूसरे पक्ष ने अपने युवा स्वामी को पकड़ लिया था, इसलिए वे पहले ही पहल खो चुके थे। ग्रह विनाश तोपें, जो पूरी तरह से चार्ज हो चुकी थीं और लॉन्च के लिए तैयार थीं, को इस समय अपनी ऊर्जा को फैलाना था। इसकी सतह पर रून धीरे धीरे मंद हो गए। धीरे धीरे गुनगुनाहट की आवाज़ धीमी हो गई, जिससे 5 दफन सितारों के योद्धाओं पर दबाव कम हो गया। वे राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय 5 दफन सितारों के मार्शल योद्धाओं ने अप्रत्याशित रूप से वांग टेंग के प्रति कृतज्ञता की भावना महसूस की। वे महसूस कर सकते थे कि 5 दफन सितारों का ढाल गठन अधिक समय तक नहीं टिकेगा। शायद इस शॉट के साथ ढाल बिखर जाएगी और वे मार्शल योद्धाओं के रूप में निस्संदेह ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स द्वारा वध का शिकार हो जाएंगे। वांग टेंग ने समय रहते ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के युवा मास्टर को मार गिराया था, जिससे निस्संदेह उनके लिए आशा की एक किरण जगी थी। तुम क्या चाहते हो? अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने गहरी सांस लेते हुए नाराजगी से पूछा। तो फिर अपने युवा स्वामी को हमारे कालकोठरी में ही रहने दो। हेंगजांग चुवान ने अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। जब वह समूह को संरचना की प्रकाश स्क्रीन के अंदर की ओर ले जा रहा था, तो उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और उदासीन थी। कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ा और बोला, मेरी अंतिम पंक्ति को चुनौती देने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम अपने युवा स्वामी की लाश को रिपोर्ट के रूप में लेकर लौटोगे। तुम। अग्नितत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा बेहद गुस्से में था। प्रतिद्वंद्वी के शब्द स्पष्ट रूप से एक धमकी थे, लेकिन उसने वास्तव में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। बहुत आसान है, 5 दफन सितारों के क्षेत्र को छोड़ दो और 5 दफन सितारों द्वारा किए गए सभी नुकसान की भरपाई करो। फिर हम तुम्हारे युवा स्वामी को रिहा कर देंगे, हेंगजांग चुवान ने शांति से कहा। असंभव। अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का चेहरा काला पड़ गया, ठंडी खर्राटे लेते हुए। आपने पहले हमारे युवा स्वामी को पकड़ लिया और अब चाहते हैं कि मैं आपको मुआवजा दूं? बिल्कुल बेतुका। तो फिर अपने युवा स्वामी को हमारे कालकोठरी में ही रहने दो। हेंगजांग चुवान ने अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। जब वह समूह को संरचना की प्रकाश स्क्रीन के अंदर की ओर ले जा रहा था, तो उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और उदासीन थी। कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ा और बोला, मेरी अंतिम पंक्ति को चुनौती देने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम अपने युवा स्वामी की लाश को रिपोर्ट के रूप में लेकर लौटोगे। तुम। अग्नितत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा बेहद गुस्से में था। प्रतिद्वंद्वी के शब्द स्पष्ट रूप से एक धमकी थे, लेकिन उसने वास्तव में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि दूसरे पक्ष ने कहा था कि वे युवा मालिक को मार देंगे, इसलिए वे निस्संदेह ऐसा करेंगे। यह कोई मजाकिया खेल नहीं था। हेंगजांग चुवान 5 दफन सितारों के शासक के रूप में बहुत अधिकार रखते थे। वह दृढ़ और निर्णायक थे, जिससे उनके विरोधी बेहद सतर्क रहते थे। उनके जैसे किसी व्यक्ति को धमकाना मुश्किल था। यदि वह कोई कदम उठाने का साहस करता तो दूसरा पक्ष उसे मारने का साहस कर लेता। हेंगजांग चुवान और अन्य लोग सेना में शामिल हो गए। आसन युद्ध अस्थायी रूप से गतिरोध पर पहुंच गया। हालांकि ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स भयंकर और दबंग थे, लेकिन 5 ब्यूरियल स्टॉर्स इतनी ताकतवर नहीं थी कि उन्हें आसानी से मात दी जा सके। 5 ब्यूरियल स्टॉर्स से एक टुकड़ा छीनना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी के युवा मालिक के पकड़े जाने के बाद ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स खुद को मुश्किल में पाते हैं। उनका बचाव अभियान मूलतः विफल हो चुका था। लानत है। अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसने एक हथेली नीचे पटक दी। धमाका। दूरी पर एक निर्जन ग्रह अचानक फट गया। आग की लपटें बाहर की ओर फैल गईं। शून्य में यह अनगिनत उल्कापिंडों में बदल गया, जो सभी दिशाओं में गिर रहे थे। हीशान रेस। हीशान सम्राट काया। एक सितारा छुपा सरनी में।
हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों ने गठन के बाहर ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के सदस्यों पर एक तिरछी नज़र डाली। उनके दिलों में भी थोड़ी राहत की सांस थी। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के अचानक आगमन ने उन्हें चौंका दिया। अपने ही गढ़ पर हमला होने से पहले उन्हें कुछ भी होश नहीं था, जो एक बहुत बड़ा अपमान और मजाक था। पूरी तरह से जांच करें। हमें पता लगाना होगा कि वे हमारे 5 दफन सितारों के दिल में कैसे प्रवेश कर गए, हेंगजांग चुवान ने उदास भाव के साथ आवाज संचरण का उपयोग करते हुए कहा। हाँ, यूनजांग यांग, यिजांग बाय और परिवार के अन्य मुखियाओं ने गंभीरता से सिर हिलाया। वे संदेह से भरे हुए थे और ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के अप्रत्याशित आगमन के बारे में अपनी चिंताओं को दूर नहीं कर पा रहे थे। अन्यथा भविष्य में कोई भी 5 बरियल स्टॉर्स पर आक्रमण कर सकता है और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ये तथ्य कि ब्लैक स्कल यूनिवर्स के समुद्री डाकू 5 दफन सितारों के हृदय में घुस सकते थे, एक अत्यंत गुप्त तारा मार्ग के अस्तित्व का संकेत देता है, जिसमें संभवतः स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणियां या अज्ञात वर्महोल भी शामिल हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण छुपे हुए खतरे थे जिनसे सावधान रहना आवश्यक था। परिवार के मुखियाओं की ओर से आदेश प्रसारित किए गए। तुरंत ही 5 परिवारों की पूरी फोर्स हरकत में आ गई और जांच के लिए विभिन्न खुफिया नेटवर्क सक्रिय कर दिए गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके साथ ही 5 दफन सितारों के विभिन्न सितारा बेड़े 5 दफन सितारों की ओर बढ़ रहे थे। कुछ बेड़े इस स्थान से अधिक दूर नहीं थे, लेकिन ब्लैक स्कल यूनिवर्स समुद्री डाकुओं के अचानक आगमन ने उन्हें अचंभित कर दिया, जिससे उनकी प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। युवा मित्र, धन्यवाद। अपना आदेश देने के बाद हेंगजांग चुवान ने वांग टेंग की ओर देखा और मुस्कुराया। वास्तव में वह कुछ क्षण पहले ही वांग टेंग को इसी तरह पुकार रहा था, लेकिन वांग टेंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह वास्तव में वांग टेंग के प्रति बहुत आभारी था। 5 दफन टोकन के अनुरोध के बारे में यह मामलों को निपटाने की प्रक्रिया में स्वीकार्य था। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच कोई पूर्व संबंध नहीं था और वे अधिक चिंतित थे यदि दूसरे पक्ष के पास कोई अनुरोध नहीं था। यहाँ तक कि वांग टेंग को संबोधित करने का उनका तरीका भी सर से बदलकर युवा मित्र हो गया था, जो अधिक आत्मीयतापूर्ण प्रतीत हो रहा था। वास्तव में वह कुछ क्षण पहले ही वांग टेंग को इसी तरह पुकार रहा था, लेकिन वांग टेंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। यिजांग बाय, युनजांग यांग और अन्य लोगों ने भी वांग टेंग के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया। आप बहुत विनम्र हैं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इन लोगों को अभी भी नहीं पता था कि वह कौन था। अगर उन्हें पता चल भी जाता तो शायद उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी दोस्ताना नहीं होतीं। आपकी तुलना में हमारे परिवार में जूनियर वास्तव में कमतर हैं, गुइजांग फैंग ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपने बगल में बैठे गुइजांग फैंग को निराश होकर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हेंगजांग चुवान ने कहा, हाँ, हमने सोचा था कि वे पहले से ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। उन्हें और अधिक संयम की आवश्यकता है, अन्यथा वे सच्ची प्रतिभा नहीं बन पाएंगे। युनजांग यांग ने बुरी तरह घायल युनजांग शियाओ को देखा और सख्त लहजे में कहा। वांग टेंग ने संरक्षणात्मक अंदाज में कहा, उन पर ज्यादा सख्ती मत बरतिए। आखिरकार वे अभी भी युवा हैं और उनमें सुधार की गुंजाइश है। खांसी। हेंगजांग चुवान और अन्य लोग अजीब तरह से खांसने लगे। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। गुइजांग यान, हेंगजांग मो, युनजांग जियाओ, यिजांग शिननुओ और शौजांग कयुन अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाए। यह आदमी उनसे ज्यादा उम्र में बड़ा नहीं था, लेकिन एक बुजुर्ग की तरह व्यवहार कर रहा था, उनकी स्थिति पर टिप्पणी कर रहा था। ये वाकई परेशान करने वाला था। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह उनकी ओर से बोल रहे थे, फिर भी यह बात कुछ अजीब सी लग रही थी। शिनुओ, हमारे युवा मित्र का ध्यान रखना और उसके रहने के लिए जगह की व्यवस्था करना। हेंगजांग चुवान और अन्य लोग भी वहां रुके नहीं। कुछ निर्देश देने के बाद वे जल्दी से काले सींग वाले युवक के साथ चले गए, जाहिर तौर पर इस मामले को कैसे संभालना है, इस पर चर्चा करने जा रहे थे। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के युवा मास्टर को पकड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब जबकि दूसरा पक्ष अभी तक नहीं गया था और अभी भी 5 बरियल स्टॉर्स के शून्य के बाहर तैनात था, कोई नहीं जानता था कि अंततः स्थिति कैसे सामने आएगी। हेंगजांग मो और बाकी लोग भी चले गए। वे काफी घायल थे और अब और नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए चुपके से चले गए। केवल यिजांग शिनुओ और शौजांग कयुन ही पीछे रह गए। वे भी घायल हो गए, लेकिन उन्होंने परिवार के मुखिया के आदेश की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वांग टेंग जैसे दुर्जय ताकतवर साथी के लिए उनकी जिज्ञासा ईर्ष्या की किसी भी भावना से अधिक थी। आखिरकार शुरू से ही वे इस युवा ब्रह्मांड अन्वेषक के बारे में बहुत उत्सुक थे। अब उसकी ताकत देखकर वे स्वाभाविक रूप से उसके करीब जाना चाहते थे। भाई हान, यिजांग जिननुओ ने उसे पुकारा। वह चमकीली मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारा अभी अभी उस काले सींग वाले युवक से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम थक गए होगे। चलो हम तुम्हें आराम करने ले चलते हैं। खांसी।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह खांसने लगी और उसके मुंह के कोने पर खून की कुछ बूंदें दिखाई देने लगी। उसका रंग थोड़ा पीला पड़ गया। अभी अभी तुम्हें चोट लगी है, पहले कोई उपचार की गोली ले लो। वान टेंग ने भौहें सिकुड़ी, अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक गोली निकाली और उसे थमा दी। आखिरकार वे उसके लिए आवास की व्यवस्था कर रहे थे, और यह ठीक नहीं होगा यदि उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति घायल हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अभी अभी एक ले लिया है, बस मैं इतनी जल्दी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया हूँ। यिज़ांग जिननुओ ने अपना हाथ हिलाया। मेरी यह गोली कोई साधारण गोली नहीं है, इसे लेने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। वान टेंग ने हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करूंगी। यिज़ांग शिननुओ ने गोली लेते हुए उसे निगलते हुए मुस्कुराया। तुरंत ही उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इस गोली का उपचार प्रभाव बहुत चमत्कारी है। यिज़ांग शिननुओ का हल्का पीला रंग आश्चर्यजनक गति से तुरंत गुलाबी हो गया और वह अपना आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सकी। इसका इतना अच्छा प्रभाव है। शौजांग कयुन टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। 5 प्रमुख परिवारों के सदस्य होने के नाते वे उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां इस्तेमाल करने के आदी थे। हालांकि वान टेंग द्वारा उत्पादित गोली की तुलना में ये निम्न श्रेणी की लग रही थी। हीशान रेस, हीशान सम्राट काया 2, वाकई ये बहुत बढ़िया है। क्या ये 100% प्रभावकारिता वाली उपचार गोली है? यिज़ांग शिननुओ को अचानक कुछ याद आया और उसने आश्चर्य से वान टेंग की ओर देखा। हाँ, वान टेंग ने बिना कुछ छिपाए सिर हिलाया। 100% प्रभावकारिता, ऐसी गोलियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। भाई हान, आपने मुझे एक गोली दी थी। यिज़ांग शिननुओ कुछ हद तक भावुक हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे हैं, वान टेंग ने सहजता से कहा। यिज़ांग शिनुओ ने सोचा कि वान टेंग मजाक कर रहा है। ऐसी गोलियां बहुत कीमती होंगी और उसके पास इतनी सारी गोलियां नहीं होंगी। यदि वान टेंग को पता होता कि वह क्या सोच रही है तो वह केवल एक ही बात कहता, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, सुंदर महिला। भाई हान, आप अन्याय कर रहे हैं। आप एक शिननुओ को कैसे दे सकते हैं और मुझे नहीं? शौजांग कयुन ने दुखी होने का नाटक किया। खांसी, अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो मैं तुम्हें भी एक दे सकता हूँ। वान टेंग ने अपने सामने ड्रामा क्वीन को देखा, खांसा और एक गोली निकालकर उसे थमा दी। हे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई हान। शौजांग कयुन ने खुशी से गोली निगल ली, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिख रही थी। 100% प्रभावकारिता वाली गोली वास्तव में असाधारण थी। वह काले सींग वाला युवक बहुत निर्दयी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुम दोनों सुंदरियों के साथ इतना क्रूर व्यवहार करेगा। वान टेंग ने विषय बदल दिया और चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। यिज़ांग शिनुओ को कुछ अप्रिय यादें याद आने लगी और उसने हल्के से नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, वह बहुत घमंडी है। वह तो चाहता था कि हम उसकी नौकरानियां बने। दुर्भाग्य से वह आपके बराबर भी नहीं है, भाई हान। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये सही है, वह बहुत घमंडी है। अंत में वह भाई हान से हार गया। शौजांग कयुन ने सहमति में सिर हिलाया। खांसी, मैं भी किस्मत से जीता हूँ, वान टेंग ने दोनों महिलाओं की आंखों में प्रशंसा के भाव देखकर कहा। भाग्य हो या न हो, हम समझते हैं। यिज़ांग शिननुओ और शौजांग कयुन ने एक दूसरे को देखा और एक साथ हंस पड़े। वान टेंग, भाग्य हो या न हो, हम समझते हैं। यिज़ांग शिननुओ और शौजांग कयुन ने एक दूसरे को देखा और एक साथ हंस पड़े। वान टेंग ने सिर हिलाया, क्षेत्र को स्कैन किया और दोनों महिलाओं के साथ जाने से पहले सभी विशेषता बुलबुले एकत्र किए। यिज़ांग शिननुओ जल्दी से वान टेंग को एक एस्टेट में ले गया और कहा, भाई हान, ये वह जगह है जहां मैं रहता हूं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप अभी यहाँ रह सकते हैं। आपकी संपत्ति, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? वान टेंग ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, आप हमारे सम्मानित अतिथि हैं और हमारे बुजुर्गों ने आपकी अच्छी देखभाल करने की व्यवस्था की है। यहाँ से ज़्यादा सुविधाजनक कोई जगह नहीं है, यिज़ांग शिनुओ ने जोर देकर कहा। ऐसी स्थिति में मैं ज़्यादा विनम्र नहीं रहूँगा, वान टेंग ने सिर हिलाया। जल्दी से अंदर आ जाओ, यिज़ांग शिननुओ मुस्कुराया और गेट खोलकर रास्ता दिखाया। एस्टेट के अंदर नौकरों का एक समूह पहले से ही इंतजार कर रहा था। उन्हें आते देख उन्होंने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। मालिक, ठीक है, यिज़ांग शिननुओ ने सिर हिलाया और पूछा, मैंने तुम्हें जिस कमरे को तैयार करने के लिए कहा था वह कैसा है? एड्स बाय पब फ्यूचर, सब तैयार है। एक महिला जो गृह संचालिका जैसी लग रही थी आगे आए और आदरपूर्वक बोली, कृपया मेरे पीछे आइए। वे सीधे मकान की दूसरी मंजिल पर गए और महिला ने एक कमरे का दरवाजा खोला। भाई हान, यह आपका कमरा है। हमारे कमरे आपके कमरे के ठीक बगल में हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस हमें फ़ोन करें, यिज़ांग जिन्नुओ ने कहा। धन्यवाद, वान टेंग आश्चर्यचकित था। इन दोनों ने वास्तव में उसके कमरे को अपने कमरे के ठीक बगल में व्यवस्थित किया था। क्या यह एक परीक्षण नहीं था? जहाँ तक इस महिला की बात है,
ये जांग शिननुओ ने झिझकते हुए उस महिला की ओर देखा जो वांग टेंग का पीछा कर रही थी। मैं उसके साथ एक कमरा साझा कर रही हूँ, ट्रेसी ने शांति से उत्तर दिया। ये जांग शिननुओ और अन्य लोगों ने एक दूसरे को अजीब सी नज़रों से देखा, खांसते हुए। यह जिननुओं का घर है, ये बहुत सुरक्षित है, तुम्हें मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। वांग टेंग खांसने से खुद को रोक नहीं सका। ट्रेसी ने भौहें सिकोड़ी, वह कुछ कहना चाहती थी। आगे बढ़ो, वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा। ठीक है। ट्रेसी का दिल उसकी प्रतिक्रिया देखकर धड़क उठा और उसने और कुछ न कहने का फैसला किया। चलो इस चाची के लिए भी एक कमरे का प्रबंध कर देते हैं, ये जांग शिननुओ ने बगल में खड़ी नौकरानी से कहा। चाची, वांग टेंग मुस्कुराया। ट्रेसी ने ये जांग शिननुओ पर एक नज़र डाली और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की चमक चमक उठी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने तुरंत अपनी आंखों से उसे संदेश दिया, आवेगपूर्ण मत बनो, आवेगपूर्ण मत बनो। हम्फ। ट्रेसी ने ठंडी सांस ली और हाउसकीपर के पीछे चली गई। ये जांग शिननुओ के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी। वांग टेंग अवाक रह गए। एक महिला की साजिश डरावनी थी। भाई हान, अब हम आराम करने जा रहे हैं और हम आपको परेशान नहीं करेंगे, ये जांग शिननुओ ने कहा। आप आगे बढ़ें, मेरी चिंता न करें, वांग टेंग ने उत्तर दिया। दोनों महिलाएं वहां से चली गईं और वांग टेंग को आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया। वह कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद किया और हर कोने में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फैला दिया। कमरे की सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस नहीं ली। इसके बजाय उसने कमरे में बाहरी जांच को रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाया। फिर वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी चेतना गुण बोर्ड में प्रवेश कर गई। इससे पहले विशेषता वाले बुलबुले एकत्रित करते समय उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ असाधारण बुलबुले उठा लिए हैं। ये विशेषता बुलबुले काले सींग वाले युवाओं से थे। दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा 12000, दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 8000, दिव्य स्तर पृथ्वी प्रतिभा 1000। हे ईशान सम्राट शारीरिक बनावट 3000, 3 रंग वाली लाइट 5000। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 13000, ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय तारांकन 11500 शान रेस। ईशान सम्राट काया 3, ट्रू मार्शल लाइटनिंग ब्लेड 3000। हे ईशान सम्राट मुट्ठी 6000। बिजली तारामंडल बल 2100। अग्नि नक्षत्र बल 1000। पृथ्वी तारामंडल बल 17500। अल्पविराम। ऐसी महान विशेषताएं। वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि उसे क्या मिला। अप्रत्याशित रूप से काले सींग वाले युवक ने बहुत सारे विशेषता बुलबुले गिराए और उनमें से कुछ मूल्यवान वस्तुएं भी थीं। सबसे पहले 3 दिव्य स्तरीय प्रतिभा विशेषताएं थीं जिन्होंने वांग टेंग की दिव्य स्तरीय प्रतिभाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 23400/50,000। दिव्य स्तर पृथ्वी प्रतिभा 28500/50,000। दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा 20,000/50,000। उनमें से बिजली की प्रतिभा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार देखा गया, जो दर्शाता है कि काले सींग वाले युवक की बिजली की प्रतिभा सबसे मजबूत थी। उनकी प्रतिभाएं अत्यंत प्रचंड थीं, तीनों ही दिव्य स्तर की थीं, जो साधारण योद्धाओं से कहीं बढ़कर थीं। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इसके बाद एक शारीरिक प्रतिभा भी आई, ईशान सम्राट शारीरिक प्रतिभा। इस समय वांग टेंग को अंततः समझ में आ गया कि दूसरे पक्ष ने किस तरह का शरीर जागृत किया था। जैसे ही संबंधित विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, वांग टेंग ने तुरंत एक सूक्ष्म और अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। हे ईशान सम्राट शारीरिक बनावट 3000/10,000 प्रथम श्रेणी। कुछ देर बाद वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर आत्मज्ञान की झलक दिखाई दी। उसने अपने शरीर पर नजर डाली। हे ईशान सम्राट काया सक्रिय करें। उसके शरीर के भीतर से एक अदृश्य शक्ति फूट पड़ी। हालांकि उसका समग्र रूप अपरिवर्तित रहा, लेकिन उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब आकृतियां उभर आईं। ये पैटर्न काले सींग वाले युवक के चेहरे पर दिखाई देने वाले पैटर्न से मिलते जुलते थे जब वह जागा था। हालांकि जहां दूसरे के चेहरे पर 3 तरह के पैटर्न थे, वहीं वांग टेंग के शरीर पर पैटर्न अब 3 से ज्यादा हो गए थे और धीरे धीरे बढ़ रहे थे। 1, 2, 3, 4, जब तक 9 नहीं हो गए। उसके शरीर पर 9 रंगों के पैटर्न फैले हुए थे जो जटिल और रहस्यमय थे, साथ ही साथ एक अजीब सा भयानक एहसास भी पैदा कर रहे थे। ये पैटर्न बिल्कुल उन शक्तियों से मेल खाते थे जिन पर उसने महारत हासिल कर ली थी। वांग टेंग ने रुककर और पैटर्न जोड़ना बंद कर दिया। दरअसल वह गहरे और हल्के पैटर्न भी जोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। इस काया के सक्रिय होने से उसे लगा कि उसमें कुछ कमी है। जितने ज्यादा पैटर्न वह सक्रिय करता, उसके शरीर पर उतना ही ज्यादा दबाव पड़ता। हालांकि उसका शरीर जितना मजबूत होगा, जोखिम उतना ही कम होगा। इसके अलावा जैसे ही शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, जोखिम स्वतः ही कम हो जाएगा।
यदि काले सींग वाला युवक वांग टेंग को उसकी वर्तमान स्थिति में देखता तो वह शायद भयभीत हो जाता और जीवन पर ही सवाल उठाने लगता। इस समय वांग टेंग के हीशान सम्राट शरीर का प्रकटीकरण काले सींग वाले युवक की कल्पना से भी अधिक भयानक था। हीशान सम्राट का शरीर, वांग टेंग ने बुदबुदाया, उसकी नज़र थोड़ी सी टिमटिमा रही थी। हीशान जाति है न? वास्तव में ब्रह्मांड में ऐसी एक जाति है, लेकिन ये काफ़ी अजीब है। क्या वे अंधेरे भूतों से संबंधित हो सकते हैं? क्या इसीलिए ये दोष मौजूद है? ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ समझ लिया है, काले सींग वाले युवक के शरीर के कुछ अत्यंत गुप्त पहलुओं को देख लिया है। ठीक है, अभी इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। जैसे जैसे परिस्थिति सामने आएगी मैं इससे निपट लूँगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और अपना ध्यान बाकी बची हुई विशेषताओं पर केंद्रित कर लिया। अगला कौशल एक अत्यंत अनोखी प्रतिभा का था, 3 रंगों वाला प्रकाश। ये कौशल वही था जिसका उपयोग काले सींग वाले युवक ने किया था, जिसमें उसने उल्लेखनीय शक्ति वाले 3 चमकते हुए गोले का प्रयोग किया था। जैसे ही गुण बुलबुले वांग टेंग की चेतना में एकीकृत हुए, संबंधित अंतर्दृष्टि तुरंत सतह पर आ गई। वांग टेंग के मन में एक दृश्य उभरा जो काले सींगों वाली छाया में बदल गया। इस छाया के भीतर अचानक शक्ति का एक मार्ग प्रकट हुआ और उसके सिर के ऊपर 3 चमकते हुए गोले तेजी से संघनित हो गए। धमाका! ये गोले उड़कर दृश्य में दिखाए गए ग्रह पर जा गिरे। कुछ ही देर बाद एक भयानक विस्फोट हुआ। एक कानफोड़ू ध्वनि के बाद कभी अस्तित्व में रहा ये ग्रह धूल में बदल गया और पूरी तरह से गायब हो गया। 3 रंग का प्रकाश, क्या ये केवल 3 प्रकार के बलों को ही संघनित कर सकता है? वांग टेंग ने सोचा, ये कौशल 3 बलों को मिश्रित कर सकता है, इसलिए इसका नाम 3 रंग का प्रकाश है। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि हीशान जाति के पास अधिकतम 3 बल हो सकते थे। यह जरूरी नहीं था कि वे बिजली, आग और पृथ्वी बल ही हों। वे अन्य बल भी हो सकते थे। फिर भी सीमा 3 थी। वांग टेंग की निगाहें चमक उठीं क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या ये कौशल अधिक शक्तियों को मिलाकर 4 रंगीन प्रकाश, 5 रंगीन प्रकाश या यहाँ तक कि 7 रंगीन प्रकाश बना सकता है। 9 रंगीन प्रकाश। उसके पास बहुत अधिक शक्तियाँ थीं और वह अपने विचारों को भटकने से रोक नहीं सका। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह इतना आसान नहीं होगा। हेईशान जाति का कौशल एक जन्मजात नस्लीय प्रतिभा थी जिसे आसानी से बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता था। पंचतत्व दिव्य काया। 1 3 रंग वाले प्रकाश की अवधारणा के बारे में वांग टेंग केवल अस्थायी रूप से ही सोच सकता था। अभी गहराई से खोजबीन का समय नहीं था। फिर भी सिर्फ 3 रंगों वाला प्रकाश ही पहले से ही उत्कृष्ट था। यह उसके अथाह नरक शैतान कमल से मुकाबला कर सकता था और यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। यह असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों का लाभ था। मैं इस हेईशान रेस में अधिक से अधिक रुचि ले रहा हूँ, वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। इसके बाद आत्मा और आत्मज्ञान के गुणों में परिवर्तन हुए। जैसे ही विशेषता बुलबुले एकीकृत हुए, वांग टेंग को अचानक अपने सिर में झटका महसूस हुआ, जैसे कि कुछ अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ हो। उसका मन अत्यंत स्पष्ट हो गया और उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठी। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह ऐसी चीजें भी देख पा रहा था जो आमतौर पर अदृश्य होती थीं। उसके सामने की दुनिया अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गई तथा उसकी दृष्टि में रहस्यमय और जटिल पैटर्न दिखाई देने लगे। धातु, लकड़ी, पानी, आग, धरती, हवा, बिजली, जहर, बर्फ, रोशनी, अंधेरा, यहाँ तक कि अंतरिक्ष और समय भी। वह अपने सभी तत्वों के मूल उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि उन मूलों के उतार चढ़ाव के पीछे भी उन्होंने मूल के नियमों के परस्पर गुथे हुए धागों को देखा जो खोलों की परत दर परत बनते जा रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय हालांकि वांग टेंग अपनी आंखों का उपयोग इस दुनिया को देखने के लिए कर रहा था, उसकी चेतना अनजाने में खुद को अलग कर चुकी थी और ब्रह्मांड की सबसे गहरी परत में प्रवेश कर चुकी थी। उस खोल के भीतर अंतहीन चमक से भरा एक अद्भुत स्थान था। उस अद्भुत स्थान पर असंख्य कण चमकदार प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे जो तारों और संपूर्ण विश्वों जैसा दिख रहा था। क्या ये हो सकता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। वांग टेंग के दिमाग में एक एहसास कौंधा। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, अचानक उन कणों से एक शक्तिशाली खिंचाव फूट पड़ा जिसने उसकी चेतना को अपने अंदर खींच लिया। धिक्कार है! वांग टेंग को कुछ समझ में आने से पहले ही वह कोसने लगा। अगले ही क्षण उसके मन में अनेक अंतर्दृष्टियां उमड़ पड़ी। धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी, हवा, बिजली, जहर, बर्फ, प्रकाश, अंधकार, अंतरिक्ष, समय। हर प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति के नियम उसके मन में विकसित हुए। ये पहली बार था जब वांग टेंग को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। वह थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही स्थिति को समझ लिया और पूरी ईमानदारी से अंतर्दृष्टि को आत्मसात कर लिया। उन्होंने जो उत्पत्ति के नियमों की विभिन्न शक्तियों को समझा, वे चुपचाप उन्नत हो गईं, यहाँ तक कि उनके क्षेत्र की शक्ति भी प्रभावित हुई और धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ। समय तेजी से बीत गया और वांग टेंग को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था, इससे पहले कि वह अचानक उस अवस्था से बाहर आ गया।
उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एड्स बाय पब फ्यूचर। तो वास्तव में यही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। वांग टेंग हैरान था। अब वह पहले जैसा अज्ञानी नौसिखिया नहीं था। उसने कई शाश्वत चरणीय शास्त्रों और युद्ध तकनीकों का गहन अध्ययन किया था, यहाँ तक कि कुछ देव स्तर की तकनीकों में भी महारत हासिल कर ली थी। स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अवधारणा उसके लिए अपरिचित नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन तकनीकों में प्रासंगिक विवरण निहित थे। वह रहस्यमय स्थान जिसमें वह अभी अभी गया था, आश्चर्यजनक रूप से उन तकनीकों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वर्णन से मिलता जुलता था। निस्संदेह ये भाग्य का खेल था। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड को देखा। इस बार उसे इतने लाभ इसलिए मिले थे क्योंकि उसका ज्ञानोदय गुण ब्रह्मांड के दायरे की सीमा तक पहुंच गया था। ज्ञानोदय 30,000/3 लाख ब्रह्मांड क्षेत्र। वांग टेंग का ज्ञानोदय गुण पहले ही ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंच चुका था। अब काले सींग वाले युवक द्वारा छोड़े गए ज्ञानोदय गुण के एकीकरण के साथ उसका ज्ञानोदय तुरंत अपनी सीमा पर पहुंच गया। जब उनका ज्ञानोदय ब्रह्मांडीय क्षेत्र में पहुंचा तो उन्होंने संसार में विद्यमान उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया। हालांकि उन्होंने इन्हें समझने के लिए कभी भी सीधे तौर पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति में प्रवेश नहीं किया था। ज्ञान प्राप्ति में ब्रह्मांड क्षेत्र में पहुंचने के बाद उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को समझना उनके लिए सामान्य योद्धाओं की तुलना में बहुत आसान हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कहा जा सकता है कि उत्पत्ति के नियमों की शक्ति पर इस सीमा तक उनकी महारत न केवल अर्जित गुणों के कारण थी, बल्कि उनके ज्ञान और प्रतिभा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी थी। बहुत से प्रतिभाशाली लोगों के पास ब्रह्मांड क्षेत्र का ज्ञान और दुर्जय प्रतिभाएं थीं, बिल्कुल काले सींग वाले युवा की तरह। अन्यथा वे उत्पत्ति के नियमों को समझने में सक्षम नहीं होते, जिन्हें केवल ब्रह्मांड चरण के विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं जब वे ब्रह्मांड चरण में पहुंचते हैं। इस बार ब्रह्मांड क्षेत्र की सीमा तक पहुंचने के बाद वांग टेंग ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे गहरी परतों को छुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के नियमों को समझना निस्संदेह एक अधिक गहन अनुभव था। दुर्भाग्यवश समय सीमित था, जिसके कारण वह उस स्थिति को अनिश्चित काल तक कायम नहीं रख सके। यदि कोई ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच जाता है तो वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए दुनिया की शक्ति का उपयोग कर सकता है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। मूल ब्रह्मांड की उत्पत्ति में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मांड स्तर पर अधिष्ठित विश्व शक्ति पर निर्भर रहना होगा। विश्व की शक्ति ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सेतु थी। वांग टेंग ने इस पर और अधिक विचार नहीं किया। फिर उसने अपने क्षेत्र और उत्पत्ति के नियमों पर नजर डाली। दोनों में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ था। हाल ही में प्राप्त जानकारी से ये लाभ प्राप्त हुए। हालांकि कोई सफलता नहीं मिली, जिससे उन्हें कुछ हद तक अफसोस हुआ। एक और बात जिसने वांग टेंग को अत्यंत खेदजनक महसूस कराया वह ये थी कि उनका ज्ञानोदय शाश्वत क्षेत्र तक नहीं पहुंच सका। पहले ब्रह्मांड क्षेत्र की सीमा तक पहुंचने के बाद अंततः उसे समझ में आ गया कि शाश्वत क्षेत्र तक ज्ञान प्राप्ति के लिए उसकी शक्ति को भी ब्रह्मांड स्तर तक आगे बढ़ना होगा। प्रत्येक जीवन रूप के ज्ञान की अपनी सीमाएं होती हैं, जो जीवन के स्तर से जुड़ी होती हैं। वांग टेंग वर्तमान में ब्रह्मांडीय चरण पर था और उसके ज्ञान की सीमा ब्रह्मांडीय क्षेत्र में थी। जीवन के स्तर में परिवर्तन के बिना वह अपने ज्ञान को और अधिक नहीं बढ़ा सकता था। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि अब तक जिन ब्रह्मांड स्तर के विलक्षण व्यक्तियों से उनका सामना हुआ उन्हें केवल ब्रह्मांड क्षेत्र में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि वांग टेंग की तरह उनके जीवन स्तर ने ज्ञानोदय गुण के निरंतर उन्नयन को प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही ये ठीक इसी वजह से था कि कई योद्धा जिनकी शुरुआत में आत्मज्ञान बहुत अधिक नहीं था, ब्रह्मांड स्तर प्राप्त करने के बाद उनका आत्मज्ञान ब्रह्मांड क्षेत्र तक पहुंच गया। इससे उन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में मदद मिली। साधना जीवन के स्तरों की उन्नति है। यह एक मौलिक परिवर्तन है। भौतिक शरीर से लेकर आत्मा तक हर चीज में परिवर्तन आया। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और अपनी अन्य विशेषताओं को देखना जारी रखा। आत्मा 2,31,500/3 लाख ब्रह्मांड क्षेत्र। उनकी आत्मा विशेषता भी काफी बढ़ गई थी, एक बार फिर ब्रह्मांड क्षेत्र के शिखर के करीब पहुंच गई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अंतिम अवशोषण के बाद जब उसकी आत्मा और शरीर में परिवर्तन हुआ, उसके आध्यात्मिक गुण की सीमा काफी बढ़ गई थी। अब वह केवल परिश्रमपूर्वक गुण अंक जमा कर सकता था, जिससे उसे ब्रह्मांड चरण में जल्दी से जल्दी प्रवेश करने की उम्मीद थी। इसके बाद 2 युद्ध तकनीकें थीं। 2 संबंधित विशेषता वाले बुलबुले उसके मस्तिष्क में विलीन हो गए तथा युद्ध तकनीक का अभ्यास करने वाली 2 प्रकाश आकृतियों में परिवर्तित हो गए। एक आकृति ने युद्ध तलवार पकड़ी हुई थी, जिसके प्रत्येक प्रहार से काफी मात्रा में बिजली की शक्ति निकलती थी, जो भयानक शक्ति का प्रदर्शन करती थी। दूसरी आकृति लगातार मुट्ठी बांधे शून्य पर प्रहार कर रही थी। यह एक दुर्जय मुट्ठी तकनीक का अभ्यास कर रही थी और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। एक ही मुक्का लगने से ग्रह का आधा हिस्सा ढह गया, जो दुनिया के विनाश के समान था। सच्चा मार्शल लाइटनिंग ब्लेड। हे ईशान सम्राट मुट्ठी।
एक अनंत चरण ब्लेड कौशल है जबकि दूसरा एक ब्रह्मांड चरण मूर्ति कौशल है। उस काले सींग वाले युवक के पास कुछ कौशल हैं, वांग टेंग ने आश्चर्यचकित होकर कहा। ट्रू मार्शल लाइटनिंग ब्लेड अनंत चरण 3000/5000 आधार। हे ईशान सम्राट मुट्ठी ब्रह्मांड स्तर का शिखर 3000/5000 अच्छी तरह से वाकिफ। ट्रू मार्शल लाइटनिंग ब्लेड के 3000 अंक से फाउंडेशन स्टेज तक ले गए, जबकि हेशान एम्परर फिस्ट के 6000 अंक से वेलवज्ड स्टेज तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। वांग टेंग काफी प्रसन्न हुआ। घमंडी काले सींग वाले युवक को उसके सभी लाभों से वंचित कर दिया गया था, और वांग टेंग ने ये काम बहुत अच्छी तरह से किया था। यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी ने जो प्रतिभा अभी अभी जगाई थी, उसे भी उसने छीन लिया था। ये लगभग उस आदमी को उसके अंडरवियर तक नंगा करने जैसा था, जिसमें वांग टेंग की कोई दिलचस्पी नहीं थी। यद्यपि उन्होंने पहले से ही कई शाश्वत चरण मार्शल तकनीकों को हासिल कर लिया था, वांग टेंग को ये स्वीकार करना पड़ा कि ये दोनों तकनीकें काफ़ी उत्कृष्ट थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक अतिरिक्त मार्शल तकनीक का मतलब था ताकत का एक अतिरिक्त भंडार होना। अगर यह उनके अनुयायियों को भी दिया जाता तो भी बुरा नहीं होता। अन्यथा जब पुरस्कार और मान्यता का समय आता तो कुछ मूल्यवान वस्तु न दे पाना बहुत शर्मनाक होता। अब जबकि उसने कुछ उच्च स्तरीय मार्शल तकनीकें प्राप्त कर ली थीं, वह भविष्य में उन्हें आसानी से प्रदर्शित कर सकता था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा तुरंत बढ़ जाती। खास तौर पर उन प्रभावशाली परिवारों के लिए हर कोई गर्व से भरा हुआ था। अगर वांग टेंग अपनी विरासत में मिली मार्शल तकनीकों को दूसरों तक फैलाते तो इसके बारे में सोचकर ही थोड़ा रोमांचकारी महसूस हुआ। इसका एकमात्र दोष ये था कि दूसरों द्वारा मारे जाने का खतरा था। बेशक ये वांग टेंग के कुछ शरारती विचार थे, उसका असली लक्ष्य अधिक मार्शल तकनीक हासिल करना था। आखिरकार वह एक सर्वांगीण मार्शल योद्धा था। इसके अलावा उसे खेती करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो चीज़ें उसकी उंगलियों के इशारे से ही तय हो सकती हैं, उनका फ़ायदा क्यों न उठाया जाए। अंत में 3 मौलिक विशेषताओं में सुधार हुआ। तारामंडल अग्निबल 8300/70000 ब्रह्मांड चरण 7वां स्तर। तारामंडल पृथ्वी बल 21100/60000 ब्रह्मांड चरण 6ठा स्तर। तारामंडल बिजली बल 36200/40000 ब्रह्मांड चरण 4था स्तर। जैसे ही विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हुए, वे तुरंत उसके पूरे शरीर में घूमने वाली 3 अलग अलग मौलिक शक्तियों की धाराओं में बदल गए। फिर एक विस्फोट गूंज उठा। उन्होंने एक सफलता हासिल की। वांग टेंग का तारामंडल अग्निबल अप्रत्याशित रूप से 6ठे से 7वें स्तर तक पहुंच गया। ओखम के साथ अपनी पिछली मुठभेड़ के दौरान वांग टेंग ने काफ़ी मात्रा में अग्निबल प्राप्त कर लिया था। हालांकि उस समय उसने सफलता के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस बार सफलता पाने के लिए यह बिल्कुल सही समय था। अन्य 2 सेनाएं आगे नहीं बढ़ सकीं, लेकिन तड़ित बल तारामंडल उनसे ज़्यादा दूर नहीं था, केवल 3000 से अधिक अंक। काले सींग वाले युवक का तारामंडल बिजली बल वास्तव में सबसे मजबूत था, जिससे वांग टेंग को कई लाभ मिले। इसके अलावा काले सींग वाले युवक ने बिजली के क्षेत्र से संबंधित कई विशेषताओं को भी गिरा दिया था। उसका बिजली का क्षेत्र 6ठी रैंक पर पहुंच गया था, इसलिए वांग टेंग कुछ लाभ प्राप्त करने में सक्षम था। उसका बिजली का क्षेत्र 5वें से 6ठे रैंक पर पहुंच गया। लाइटनिंग डोमेन 13,60,000 6ठी रैंक। जहां तक मूल शक्ति की बात है, काले सींग वाले युवक द्वारा समझी गई बिजली की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से वांग टेंग की तुलना में कमतर थी, जिससे उसे कोई विशेष बुलबुले नहीं मिले। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यही बात अन्य 2 बलों पर भी लागू हुई, इस सीमा तक कि उनमें डोमेन विशेषता बुलबुले भी मौजूद नहीं थे। यदि वांग टेंग अपनी पूरी शक्ति लगा दे तो वह काले सींग वाले युवक से जल्दी ही निपट सकता है। कोई भी प्रतिद्वंद्वी उसके मुकाबले में नहीं था। काले सींग वाले युवक द्वारा छोड़े गए गुण बुलबुलों की समीक्षा करने के बाद वांग टेंग की आंखें चमक उठीं जब उसने अपना ध्यान 5 प्रमुख परिवारों के 5 प्रतिभाशाली लोगों द्वारा छोड़े गए गुण बुलबुलों पर लगाया। 5 विलक्षण प्रतिभाएं। अब उसने उन सभी को इकट्ठा कर लिया था। वांग टेंग थोड़ा उत्साहित था। इनमें सबसे बड़ा लाभ 5 परिवारों की अनोखी काया थी। 5 परिवारों की प्रतिभाओं के रूप में हेंगजांग मो, गुइजांग यान, येजांग शिनुओ और अन्य की शारीरिक प्रतिभा स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं थी। लड़ाई के दौरान उन्होंने काफ़ी सारे विशेषता बुलबुले गिराए, जो अब सभी वांग टेंग के हाथों में आ गए। युनजांग शारीरिक बनावट 12,000/50,000 5वीं रैंक। हेंगजांग काया 13,000/50,000 5वां रैंक। येजांग काया 8,000/50,000 5वीं रैंक। गुइजैंग फिजिक 9,000/50,000 5वां रैंक। शौजांग शारीरिक गठन 10,500/50,000 5वां रैंक। जैसे ही गुण बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हुए, उसके भीतर तुरंत 5 विशिष्ट ऊर्जाएं प्रकट हुईं। एक बार प्रसारित होने के बाद ये सभी 5 अद्वितीय ऊर्जाएं वांग टेंग के आंतरिक अंगों में एकत्रित हो गईं, जिससे परिवर्तन और उदात्तीकरण हुआ।
यह अनुभूति वांग तेंग के लिए अपरिचित नहीं थी, क्योंकि यूनजांग फिजिक और हेंगजांग फिजिक प्राप्त करते समय उन्होंने इसी तरह की अनुभूति का अनुभव किया था। हालांकि उन्होंने देखा कि इस बार बदलाव निस्संदेह अधिक तीव्र थे। पांचों प्रतिभाओं से प्राप्त जन्मजात प्रतिभाएं पांचवीं श्रेणी की थीं, जो पिछली पहली श्रेणी की काया से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। इसके अलावा इस बार केवल 2 ही नहीं, बल्कि सभी 5 आंतरिक अंगों में एक साथ परिवर्तन हो रहे थे। स्वाभाविक रूप से यह अनुभव काफी अलग था। वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इन सूक्ष्म परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस किया। उनके आंतरिक अंगों के परिवर्तन ने वांग टेंग के पहले के अनुमान की पुष्टि की कि आंतरिक अंग 5 मौलिक शक्तियों के अनुरूप थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यूनजांग परिवार जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता था, जो गुर्दे से मेल खाता था। हेंगजांग परिवार पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता था, जो तिल्ली के अनुरूप था। गुइजेंग परिवार अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता था, जो हृदय से मेल खाता है। शौजांग परिवार ने फेफड़ों के अनुरूप धातु तत्व का प्रतिनिधित्व किया। येजान परिवार लकड़ी तत्व का प्रतिनिधित्व करता था, जो यकृत के अनुरूप था। इस समय वांग टेंग ने 5 प्रमुख परिवारों की 5 जन्मजात प्रतिभाओं को एकत्रित कर लिया था। ये पांचों आंतरिक अंगों में एक साथ परिवर्तन होने के बराबर था, एक ऐसा आशीर्वाद जिसकी कल्पना स्वयं 5 परिवारों के सदस्य भी नहीं कर सकते थे। इस पल वांग टेंग को एक सूक्ष्म अंतर महसूस हुआ। 5 आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों का एक विशेष संबंध प्रतीत हुआ। मूल रूप से केवल 2 अंगों के परिवर्तन के साथ वांग टेंग इस तरह के संबंध को महसूस करने में सक्षम नहीं था। हालांकि अब जब सभी 5 अंग एक साथ बदल रहे थे, तो वह धुंधला और अलौकिक संबंध दिखाई दिया। यह अनुभूति बहुत ही विचित्र थी, एक प्रतिध्वनि जैसी, मानो एक समग्रता का निर्माण कर रही हो। 5 अंगों ने मिलकर एक विशाल चक्र बनाया। 5 तत्व एक दूसरे को सुदृढ़ एवं नियंत्रित करते हैं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह स्तब्ध रह गया। 5 परिवारों की ये शारीरिक संरचनाएं एक पूरे में विलीन हो सकती हैं, प्रतिध्वनित हो सकती हैं और 5 तत्वों के चक्र से गुजर सकती हैं। इस तरह क्या ये 5 शरीर पूरी तरह से एक शरीर में विलीन नहीं हो पाएंगे? जैसे ही यह विचार उभरा, वांग टेंग ने तुरंत 5 शारीरिक विशेषताओं के बाद विशेषता बोर्ड पर मर्ज शब्द की उपस्थिति देखी। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग टेंग ने सीधे विलय का विकल्प चुना। एक नया शरीर उभर कर आया। 5 तत्व दिव्य काया, 8000 बटा 50,000 5वां रैंक। वांग टेंग के शरीर में एक अजीब परिवर्तन आया और 5 अंगों के बीच संबंध और भी घनिष्ठ हो गया, जिससे एक संपूर्ण समग्रता बन गई, जो 5 तत्वों के चक्र में एक दूसरे को सुदृढ़ और संयमित कर रही थी। वांग टेंग के मन में प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रकट हुई, जिससे उन्हें इस पंचतत्व दिव्य शरीर की अत्यंत सहज समझ प्राप्त हुई। 5 तत्वों वाली दिव्य काया। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह खुशी से झूम उठा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एकीकरण के बाद उन्हें इतना दुर्जय और चमत्कारी शरीर प्राप्त होगा। ये पंचतत्व दिव्य काया पंचतत्वों की शक्ति का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम काया थी। कुछ हद तक यह अंतरिक्ष काया से कमतर नहीं थी। 5 तत्व दिव्य काया के साथ वांग टेंग भविष्य में अपने 5 अंगों के भीतर 5 छोटे संसार स्थापित कर सकता था, जो एक साधारण ब्रह्मांड स्वामी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, जो केवल एक छोटा संसार ही स्थापित कर सकता था। आखिरकार अधिकांश ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा केवल एक छोटी सी दुनिया ही स्थापित कर सकते थे, लेकिन वह 5 की स्थापना कर सका, जिससे पता चला कि वांग टेंग की क्षमता सभी विलक्षण मार्शल योद्धाओं से कहीं अधिक थी। सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक अद्भुत गलतफहमी। 5 छोटी दुनियाएं। वांग टेंग ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ती खुशी को शांत किया। उसे डर था कि अगर उसने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो वह बेकाबू होकर हंसने लगेगा। आराम करो, आराम करो। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 5 ब्यूरियल स्टोर्स में आने से उन्हें इतना बड़ा लाभ मिलेगा। 5 दफन टोकन की तुलना में ये संभवतः उनकी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यहाँ तक कि हीशान जाति के हीशान सम्राट की शारीरिक बनावट भी इसकी तुलना में फीकी पड़ गई। 5 छोटी दुनियाएं। सामान्य योद्धा शायद कभी ऐसी बात का सपना देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। वांग टेंग ने सोचा कि 5 परिवारों के सदस्य क्या सोचेंगे यदि उन्हें पता चले कि उनके परिवार के शरीर को पंचतत्व दिव्य शरीर जैसी दुर्जय काया में एकीकृत किया जा सकता है। ईर्ष्या से उनकी आंखें हरी हो सकती हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सौभाग्य की बात थी कि 5 परिवार एक दूसरे में एकीकृत नहीं हो पाए। अन्यथा अगर उनके पास इतना शक्तिशाली शरीर होता तो वे ब्रह्मांड की सबसे मजबूत जाति बन सकते थे। दुर्भाग्यवश अंतरिक्ष और समय भौतिकी की तरह इस तरह की भौतिकी भी अत्यंत दुर्लभ थी। 5 छोटे विश्वों की स्थापना करने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण लाभ थी और 5 तत्व दिव्य काया ने कई अन्य लाभ प्रदान किए। जैसे जैसे 5 अंगों में उत्कृष्ट परिवर्तन हुआ, वांग टेंग के आंतरिक अंग अत्यंत लचीले हो गए और उनमें अकल्पनीय शक्ति आ गई। अभी तक छोटे संसारों की खेती किए बिना भी वांग टेंग के आंतरिक अंग पहले से ही दुर्जय थे।
अब ब्रह्मांड स्तर पर एक साधारण हमला भी उन्हें नुकसान पहुंचाने में संघर्ष कर सकता है। इसके अलावा यदि उन्हें गंभीर चोट भी लगी हो तो भी उनके आंतरिक अंग शीघ्र ही ठीक हो जाते थे तथा उनमें उल्लेखनीय जीवंतता दिखती थी। बेशक उसकी जीवन शक्ति पहले से ही एक तिलचिट्टे की तरह लचीली थी। आखिरकार उसके पास बहुत सारे असाधारण शरीर थे और उसका शरीर लंबे समय से उस स्तर पर पहुंच गया था जिसे अलौकिक माना जा सकता था। साधारण योद्धा उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ये संभव था कि केवल शक्तिशाली स्वर्ग के स्वामी या ब्रह्मांड स्तर से ऊपर के प्राणी ही उसे घायल कर सकते थे। जहां तक कॉस्मोस स्टेज प्रतिद्वंद्वियों का सवाल है तो उनका सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा 5 तत्व बलों के अनुरूप उत्पत्ति के नियमों को समझना और भी सरल और स्पष्ट हो गया। 5 तत्वों की उत्पत्ति के नियमों को समझने की उनकी गति यदि पहले की तुलना में 2 गुनी थी तो अब ये 10 गुना अधिक हो गई है। यद्यपि ये केवल 10 गुना अंतर जैसा प्रतीत हो सकता है, परंतु उसकी पहले से ही अविश्वसनीय समझने की गति को देखते हुए यह अब 10 गुना हो गया था तथा समझ का स्तर भयावह हो गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा 5 तात्विक शक्तियों का उनका अवशोषण अत्यंत दुर्जय हो जाएगा। उनके 5 अंग तात्विक शक्तियों को अवशोषित करने के लिए 5 मोटरों की तरह थे। एक बार पूरी शक्ति से सक्रिय होने पर अवशोषण की गति एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। हालांकि इस काया के असाधारण गुणों के बावजूद इसे बढ़ाना आसान नहीं था। यदि यह 5 परिवारों में से एक ही शरीर होता तो छठे स्तर तक आगे बढ़ने के लिए केवल 50,000 अंकों की आवश्यकता होती। हालांकि पंचतत्व दिव्य काया के लिए 500,000 अंक की आवश्यकता थी। अंतर वास्तव में काफी महत्वपूर्ण था। अंतर बहुत बड़ा था। सौभाग्यवश वान तेंग को एक छोटा सा बग मिल गया। क्या होगा अगर वह एक साथ 5 परिवारों की 5 काया को उन्नत कर ले? क्या वह उच्च स्तरीय 5 तत्व दिव्य काया प्राप्त कर सकता है? आखिरकार उनकी पंचतत्व दिव्य काया 5 शरीरों के सम्मिलन से उत्पन्न हुई थी। 5 परिवारों की 5वीं श्रेणी की काया को मिलाने के बाद उन्हें 5वीं श्रेणी की 5 तत्व दिव्य काया प्राप्त हुई। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि यदि उसके पास 5 परिवारों से छठी श्रेणी की काया होती तो वह छठी श्रेणी की 5 तत्व दिव्य काया प्राप्त कर सकता था। इसकी तुलना में दूसरा तरीका निस्संदेह सरल प्रतीत होता है। विशेषता बिंदुओं के संदर्भ में बाद वाले को केवल 250,000 अंकों की आवश्यकता थी, जबकि पहले वाले को 500,000 अंकों की आवश्यकता थी। ये काफी हद तक प्रबंधनीय था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा वान तेंग वर्तमान में 5 परिवारों के क्षेत्र में था जहां वह कई योद्धाओं से घिरा हुआ था। ब्लैक स्किल यूनिवर्स पायरेट्स की अप्रत्याशित यात्रा के साथ वह स्थिति का लाभ उठाने और अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। खैर, यह एक सुखद निर्णय है। वान तेंग ने चुपचाप सिर हिलाया और तुरंत अपना मन बना लिया। फिर उन्होंने अन्य विशेषताओं पर ध्यान दिया। युद्ध तकनीक और शास्त्र। युनजांग तलवार कौशल अनंत चरण 2500/8000 अच्छी तरह से वाकिफ अपूर्ण। स्वर्ग चरण। हेंगजांग मुट्ठी अनंत चरण 4000/8000 अच्छी तरह से वाकिफ अपूर्ण। स्वर्ग चरण। गुइजेंग ब्लेड कौशल अनंत चरण 3200/8000 अच्छी तरह से वाकिफ अपूर्ण। स्वर्ग चरण। शौजांग तलवार कौशल अनंत चरण 2800/8000 अच्छी तरह से वाकिफ अपूर्ण। स्वर्ग चरण। येजान पाम अनंत चरण 4500/5000 अच्छी तरह से वाकिफ अपूर्ण। स्वर्ग चरण। 5 परिवारों की युद्ध तकनीकें सभी शाश्वत चरण थीं। युनजांग तलवार कौशल और हेंगजांग मुट्ठी के अलावा उन्होंने गुइजांग ब्लेड कौशल, शौजांग तलवार कौशल और येजांग पाम भी प्राप्त किया। और वे सभी पारंगत अवस्था तक पहुंच चुके थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेंगजांग मो जैसे प्रतिभाशाली लोगों से प्राप्त युद्ध तकनीकें हालांकि अधूरी थीं फिर भी ब्रह्मांड स्तर पर थीं। युनजांग और हेंगजांग परिवारों के पिछले 2 मार्शल योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल की गई ब्रह्मांड चरण तकनीकों के विपरीत। युनजांग आध्यात्मिक शास्त्र शाश्वत चरण 5600/8000 अच्छी तरह से वाकिफ अपूर्ण। स्वर्ग चरण। हेंगजांग आध्यात्मिक शास्त्र शाश्वत चरण 4000/8000 अच्छी तरह से वाकिफ अपूर्ण। स्वर्ग चरण। गुइजांग आध्यात्मिक शास्त्र शाश्वत चरण 3000/8000 अच्छी तरह से वाकिफ अपूर्ण। स्वर्ग चरण। शौजांग आध्यात्मिक शास्त्र शाश्वत चरण 3800/8000 अच्छी तरह से वाकिफ अपूर्ण। स्वर्ग चरण। येजांग आध्यात्मिक शास्त्र शाश्वत स्तर 2700/8000 अच्छी तरह से वाकिफ अपूर्ण। स्वर्ग चरण। शास्त्रों के संदर्भ में वान तेंग ने सभी 5 आध्यात्मिक शास्त्रों को भी एकत्रित किया था और उन्हें पारंगत स्तर तक पहुंचाया था। सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक अद्भुत गलतफहमी। 2 अनुवादक हेनी ट्रांसलेशंस, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। ये 5 आध्यात्मिक शास्त्र शाश्वत अवस्था में थे, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध तकनीकें। उन्हें जो भी गुण प्राप्त हुए वे स्वर्ग अवस्था में थे, ब्रह्मांड अवस्था में नहीं।
वांग तेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके मन में अचानक 5 आध्यात्मिक शास्त्रों की साधना विधियां प्रकट हो गईं। 5 परिवारों की कायाएं मिलकर 5 तत्व दिव्य काया बन सकती हैं। इन आध्यात्मिक शास्त्रों के बारे में क्या? निश्चित रूप से सावधानीपूर्वक चिंतन के बाद वांग तेंग ने पाया कि इन 5 आध्यात्मिक ग्रंथों में वास्तव में एक निश्चित संबंध था और उन्हें परस्पर जोड़ा जा सकता था। हालांकि शास्त्रों को एक साथ मिलाना कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रातों रात पूरी हो सकती थी। इसके लिए सावधानीपूर्वक विचार विमर्श की जरूरत होती है। अब वह इन 5 आध्यात्मिक शास्त्रों से काम चला सकता था। यदि 5 प्रमुख परिवारों के सदस्यों को पता चल जाए कि वांग तेंग उनके परिवारों की तकनीकों का उपयोग एक अस्थायी समाधान के रूप में कर रहा है, तो वे गुस्से से उबल पड़ेंगे। इसके बाद विभिन्न बलों में सुधार की बात हुई। दुर्भाग्यवश कोई सफलता नहीं मिली। उनकी आत्मा और ज्ञान के गुण काफी बढ़ गए। हालांकि आत्मा विशेषता अभी भी एक सफलता से काफी दूर थी और इसके बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। जहां तक आत्मज्ञान की बात है, वह ब्रह्मांडीय दायरे की सीमा तक पहुंच चुका था और वर्तमान में वांग तेंग के लिए इसे पार करने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे वह कुछ हद तक असहाय हो गया था। डोमेन और उत्पत्ति के नियमों के संदर्भ में कोई आश्चर्य नहीं था। इस संबंध में 5 प्रमुख परिवारों की प्रतिभाएं उनसे आगे नहीं निकल पाईं। सभी विशेषता बुलबुले की समीक्षा करने के बाद वांग तेंग ने हल्की सी आह भरी। कुल मिलाकर लाभ बुरा नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो उसे ये दुखद लगा। अगर वे असली लड़ाई में शामिल होते तो शायद और भी ज्यादा विशेषता वाले बुलबुले गिरते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग तेंग को आश्चर्य है कि 5 परिवार इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। वह खिड़की के पास गया और रात के घने काले आसमान को निहारने लगा। स्टार कंसीलिंग एरे के पार घनी भीड़ वाले युद्धपोत अभी भी शून्य में मंडरा रहे थे। टस्क, ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स हो। वांग तेंग ने अपनी जीभ चटकाई। उसकी आंखों में एक अकल्पनीय अर्थ था। मुझे आश्चर्य है कि उनका हेईशान रेस से क्या संबंध है। राउंड बॉल, हेईशान रेस की जांच करें। हीशान रेस। राउंड बॉल दंग रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें हीशान रेस के बारे में कैसे पता? तो आप हेईशान जाति के बारे में जानते हैं? वांग लेंग ने आश्चर्य से पूछा। पहले मुझे बताओ, तुम हेईशान रेस के बारे में कैसे जानते हो? आसपास किसी को न देखकर राउंड बॉल प्रकट हुई और वांग तेंग की ओर आंखें घुमाते हुए पूछा। वह काले सींग वाला युवक हीशान जाति से है। चूंकि तुम उनके बारे में जानते हो तो क्या तुमने उसे पहचाना नहीं? वांग तेंग ने पलटकर पूछा। क्या वह काले सींग वाला युवक हीशान जाति से है? राउंड बॉल ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मुझे लगा कि तुम जानते हो। वांग तेंग अवाक रह गया। हालांकि मैं हीशान जाति के अस्तित्व के बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वास्तव में उनकी क्या विशेषताएं हैं। राउंड बॉल ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। तुम्हें क्यों नहीं पता? वांग तेंग ने अपनी भौं उठाई और उत्सुकता से पूछा। हीशान जाति रहस्यमयी और शक्तिशाली है और इसे पूरे ब्रह्मांड में 10 सबसे मजबूत जातियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन हर बार जब वे ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं तो उनका कोई निश्चित रूप नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे आम इंसानों की तरह दिखते हैं, कुछ कहते हैं कि उनके पास एक सींग है, दूसरे कहते हैं कि उनके पास दोहरे सींग हैं, और कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि उनकी कई आंखें हैं। वैसे भी यह विविधतापूर्ण है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो लोग हीशान जाति को देखने का दावा करते हैं वे सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि हीशान जाति कैसी दिखेगी। क्या उनमें आकार बदलने की क्षमता हो सकती है? वांग तेंग ने भौहें सिकोड़ी। कौन जानता है कि क्या ये सचमुच संभव है? राउंड बॉल ने कहा। हालांकि वांग तेंग ने अपना सिर हिला दिया। चूंकि उन्हें प्रतिद्वंद्वी में कोई आकार बदलने की प्रतिभा नहीं मिली थी, इसलिए यह आकार बदलने की क्षमता होने की संभावना नहीं थी। वास्तव में हीशान जाति को हीशान शाही कबीला कहा जाना चाहिए। राउंड बॉल ने आगे कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हीशान शाही कबीला। वांग तेंग की दिलचस्पी जागृत हुई, लेकिन उसने बेपरवाही से पूछा, इसे शाही कबीला क्यों कहा जाता है? वे खुद को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए वे खुद को शाही कबीले के रूप में संदर्भित करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वे ब्रह्मांड के राजा हैं। राउंड बॉल ने समझाया। बहुत घमंडी। वांग तेंग ने ठहाका लगाया। उनके पास योग्यता है। राउंड बॉल ने गंभीरता से कहा। आपने उस काले सींग वाले युवक की प्रतिभा और ताकत देखी है। अगर आप जैसे कोई न होते तो उसी स्तर के दूसरे योद्धाओं का कोई मुकाबला नहीं होता। मुझे ये सुनना अच्छा लगता है। वांग तेंग मुस्कुराया। मेरे सामने तथाकथित हेईशान रॉयल कबीला बिल्कुल ऐसा ही है। राउंड बॉल अवाक था। वैसे? वांग तेंग ने उत्सुकता से फिर पूछा, क्या वे वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में 10 सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक हैं? क्या वे इतने शक्तिशाली हैं? हाँ। राउंड बॉल ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये रैंकिंग वर्चुअल यूनिवर्स द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे पूरे ब्रह्मांड में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है।
क्या आपको ऐसे मामलों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की उनकी क्षमता पर संदेह है? वर्चुअल यूनिवर्स द्वारा रैंक किया गया। वान टेन की अभिव्यक्ति बदल गई और इस समय उसे इसे गंभीरता से लेना पड़ा। वर्चुअल यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली दिग्गजों में से एक था। अगर उन्होंने हेईशान रॉयल कबीले को 10 सबसे मजबूत जातियों में से एक के रूप में मान्यता दी तो यह सटीक लग रहा था। उस काले सींग वाले युवक की ताकत अच्छी थी, लेकिन उस समय उसने अभी अभी अपनी प्रतिभा को जगाया था और उसे ईशान शाही कबीले का सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। अगर भविष्य में आप उनके कबीले के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति से भिड़ते हैं तो आपको कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। राउंड बॉल ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक हूं कि ईशान शाही कबीले का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। वान टेंग ने हंसते हुए कहा, जिसकी बात कर रहे हैं, इस बार आपने ईशान रॉयल कबीले के लोगों को नाराज़ किया है। अगर हमें पता होता कि वे ईशान रॉयल कबीले हैं तो हम उन्हें सिर्फ आधे 5 दफन टोकन के लिए नाराज़ नहीं करते। यह इसके लायक नहीं है। राउंड बॉल ने असहाय होकर कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पहले ही उन्हें नाराज़ कर चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे ब्रह्मांड की 10 सबसे मजबूत जातियों में से एक होंगे। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। काले सींग वाले युवक की प्रतिभा प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने इस जाति का नाम जाना। सौभाग्य से उसे अब इस बारे में पता चल गया था और तब तक बहुत देर नहीं हुई थी। कम से कम वह कुछ सावधानियां तो बरत सकता था। क्या आपको लगता है कि 5 ब्यूरियल स्टॉर्स को ईशान रॉयल कबीले के अस्तित्व के बारे में पता है? राउंड बॉल ने कुछ सोचा और जल्दी से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वे शायद नहीं जानते। वे अभी भी सोचते हैं कि दूसरा पक्ष सिर्फ ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का युवा मास्टर है। वान टेंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और मुस्कुराया। मुझे लगता है कि आपको उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए। राउंड बॉल ने कहा, अगर मैं उन्हें बताऊं तो क्या वे डर जाएंगे? वान टेंग ने हिचकिचाते हुए कहा। राउंड बॉल ने कहा, यह निश्चित रूप से उन्हें डरा देगा, लेकिन यदि आप उन्हें नहीं बताएंगे तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। ठीक है। वान टेंग ने सिर हिलाया, कमरे से बाहर चला गया और जल्द ही यिजांग जिननुओं के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर बाद यिजांग शिननुओं ने दरवाज़ा खोला और वान टेंग के सामने आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी स्नान किया हो। उसके लंबे बाल अभी भी गीले थे, कंधों पर लटके हुए थे। उसने हल्के हरे रंग की गॉर्ज ड्रेस पहनी हुई थी जिससे उसका खूबसूरत फिगर दिख रहा था, जो मायावी और आकर्षक दोनों था। उसी समय ताजगी भरी और सुखद सुगंध की एक लहर गर्मी और नमी के साथ वान टेंग की नाक में घुस गई। फफ। वान टेंग की नाक से खून बहने लगा। उसने उसकी आकृति को ध्यान से देखा और फिर नजरें हटा लीं। वह गंभीरता से बोला, खांसी, शायद तुम्हें पहले अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। यिजांग शिननुओ अब आगंतुक के बारे में जागरूक हो गया, आश्चर्य से चिल्लाया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वान टेंग, आप यहाँ बड़ा फायदा उठा रहे हैं। राउंड बॉल जोर से हंसा। ये लड़की नाजुक दिखती है लेकिन उसका फिगर आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। वान टेंग ने आश्चर्य से कहा। इस समय पास के कमरे का दरवाज़ा खुला और शौजांग कयुन ने अपना सिर बाहर निकाला, उत्सुकता से पूछा, क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी जिननुओं को चीखते हुए सुना है। ओह, कुछ नहीं, शायद उसे कॉकरोच का सामना करना पड़ा। वान टेंग ने लापरवाही से कहा। कॉकरोच? शौजांग कयुन हैरान दिख रहा था। इस जगह की हर दिन सफाई की जाती थी और यहाँ एक चींटी भी नहीं थी, कॉकरोच तो दूर की बात थी। इसके अलावा क्या कोई योद्धा कॉकरोच से डर सकता है? खैर, वह एक महिला थी और शायद उसे यह डरावना लगता था। ये संभवतः बाहर से रेंग कर अंदर आया है। वान टेंग ने उत्तर दिया। क्या ऐसा है? शौजांग कयुन ने उसे संदेह से देखा और एक धूर्त मुस्कान के साथ कमरे की ओर देखा। उसने पूछा, तुम जिननुओं को क्यों ढूंढ रहे हो? ये देर रात की बातचीत के लिए तो नहीं होगा, है न? दुर्भाग्य से मैंने उसके साथ पहले ही योजना बना ली है। वह बोलते हुए वान टेंग की ओर मुस्कुराए। वान टेंग को अचानक एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि यिजांग शिननुओं ने पहले इतनी बेपरवाही से दरवाज़ा खोला था। उसने उसे शौजांग कयुन समझ लिया था। ये कितनी मज़ेदार गलतफहमी है। हालांकि उसका इरादा ये बताने का नहीं था। विषय बदलते हुए उसने गंभीर भाव से कहा, कुछ बातें हैं जिनके बारे में मुझे तुम्हारे परिवार के मुखिया को बताना है। वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। 5 दफन सितारों की दुर्दशा। 1 अनुवादक हेनी ट्रांसलेशंस, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। वान टेंग के अचानक कहे गए शब्दों से शौजांग कयुन थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसी समय यिजांग शिननुओं ने एक बार फिर दरवाजा खोला और बाहर चला गया। उसने वान टेंग पर कुछ अजीब सी नज़र डाली। इस आदमी ने उसे लगभग पूरी तरह से नग्न होते हुए देख लिया था। नहीं, उसने लगभग सब कुछ देख लिया था जो वह देख सकता था। बड़े होने पर कोई भी पुरुष उसका ऐसा फ़ायदा उठाने में सफल नहीं हुआ था।
इससे पहले वह और शौजांग कयून इस बात पर सहमत हुए थे कि नहाने के बाद शौजांग कयून बातचीत करने के लिए उसके कमरे में आएगा। वांग टेन के आने के संयोग के समय को देखते हुए उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे दरवाज़ा खोल दिया। ये दृश्य इस प्रकार घटित हुआ। वह समझती थी कि ये दूसरे पक्ष की गलती नहीं थी, लेकिन वह अभी भी एक महिला थी और ऐसी स्थितियों में स्वाभाविक रूप से उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस होती थी। हालांकि जैसे ही उसने अपने बगल में खड़े शौजांग कयून पर नजर डाली, उसके चेहरे के भाव तुरंत सामान्य हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह नहीं चाहती थी कि शौजांग कयून को कुछ भी पता चले। ये दृश्य देख रहे वांग टेंग को ऐसी परिस्थितियों से निपटने में महिलाओं की अद्भुत प्रतिभा पर आश्चर्य हुआ। इतनी जल्दी अपने हाव भाव बदलने की उनकी क्षमता आश्चर्यजनक थी। शौजांग कयून यिजांग शिननुओं की परेशानी से अनजान वांग टेंग की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? क्या हो रहा है? यिजांग शिननुओं ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से पूछा, यह उस काले सींग वाले युवक की पहचान के बारे में है। बेहतर होगा कि आप परिवार के मुखिया को इसके बारे में बता दें, वांग टेंग ने कहा। उसके पास उन परिवार के मुखियाओं की संपर्क जानकारी नहीं थी, अन्यथा वह यिजांग शिननुओं को शामिल किए बिना सीधे उनसे संपर्क करता। प्रभाव की दृष्टि से वे संभवतः अपर्याप्त थे। इस दृष्टिकोण से उन परिवार के मुखियाओं ने वांग टेंग को बराबर के बजाय कनिष्ठ माना। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वे 5 प्रमुख परिवारों के कर्णधार थे जिनके पास अपार शक्ति थी। वांग टेंग एक महान व्यक्ति होने के बावजूद उनके साथ बराबरी पर खड़े होने में चुनौतीपूर्ण थे। ये तथ्य कि यिजांग शिननुओं और अन्य लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया पहले से ही सम्मान का एक बड़ा उदाहरण था। ठीक है, यिजांग शिननुओं को समझ में आ गया कि इसमें काले सींग वाले युवक की पहचान शामिल है। उसे पता था कि इसमें कुछ छिपा हुआ विवरण होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह दोनों को कमरे में ले गई और यिजांग बाई से संपर्क किया। एक प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ और यिजांग बाई की आकृति प्रकट हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। वह स्पष्टतः काले सींग वाले युवक से संबंधित मामले को लेकर काफी परेशान थी। क्या बात है, झिनवो? हालांकि जब उसने यिजांग शिननुओं को देखा तो वह धैर्य बनाए रखी और पूछा, चाची, भाईहान को आप सभी से कुछ चर्चा करनी है, यिजांग शिननुओं ने कहा। ओह, क्या बात है? कृपया आगे बढ़ो और बोलो। यिजांग बाई की दिलचस्पी जागृत हुई। उसने मुस्कुराते हुए वांग टेंग की ओर देखा। परिवार के मुखिया यिजांग, क्या परिवार के अन्य 4 मुखिया आपके साथ हैं? वांग टेंग ने जल्दी से स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि पूछा। हाँ, यिजांग बाई कुछ हैरान हुआ लेकिन उसने सिर हिला दिया। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, वांग टेंग ने कहा। आप सभी को उस काले सींग वाले युवक की पहचान के बारे में कितना पता है? क्या ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के युवा मास्टर होने के अलावा कोई और पहचान है? हेंगज़ेंग चुवान की आकृति उसके बगल में दिखाई दी, गंभीर भाव से पूछते हुए। परिवार के मुखिया होने के नाते वे सभी बुद्धिमान थे और वे स्वाभाविक रूप से वांग टेंग की बातों से कुछ सुराग निकाल सकते थे। ये सही है, मुझे संदेह है कि वह ईशान शाही कबीले से है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। हेंगज़ांग चुवान के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसी समय उसके आसपास कुछ चौंकने वाली आवाजें भी आईं, जो ये दर्शा रही थीं कि परिवार के अन्य मुखिया भी इस खबर से आश्चर्यचकित थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हे ईशान रॉयल कबीला, ब्रह्मांड की सर्वोच्च जातियों में से एक, वे इससे परिचित कैसे नहीं हो सकते? हालांकि समस्या ये थी कि काले सींग वाला युवक ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का सदस्य था। वह अत्यंत रहस्यमयी हे ईशान रॉयल कबीले से कैसे संबंधित हुआ? यदि वांग टेंग ने उनकी महत्वपूर्ण मदद नहीं की होती तो इन परिवार के मुखियाओं ने उन्हें बकवास बोलने के लिए पहले ही डांट दिया होता। युवा मित्र, क्या तुम्हें यकीन है कि वह ईशान शाही वंश से है? युनजांग यंग प्रकाश स्क्रीन पर दिखाई दिया और उसने अपनी कनपटी को रगड़ते हुए पूछा। मैं लगभग 80% आश्वस्त हूँ, वांग टेंग ने सहजता से उत्तर दिया। उसने यह नहीं कहा कि वह 100% निश्चित था। अगर उन्होंने पूछा कि उसे कैसे पता चला तो वह ये नहीं कह सकता था कि उसने विशेषताओं को चुनने से ईशान रॉयल कबीले की प्रतिभा प्राप्त की है ना। उन्होंने उन्हें सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके पिछले प्रयास व्यर्थ जाएं। उनके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहना और कुछ अन्य सावधानियां बरतना मददगार होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि 5 परिवार इस बात पर विश्वास करते हैं या नहीं, इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर हालात कुछ ठीक नहीं रहे तो वह बस छोड़कर स्टेल अकेडमीज में रिपोर्ट कर सकता है। फिर कौन उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा? इसके अलावा जिस व्यक्ति ने काले सींग वाले युवक का सामना किया था उसका नाम फ्लान जू था और वांग टेंग की इसमें कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं थी। हेंगज़ांग चुवान और अन्य लोगों के चेहरे पर बहुत गंभीरता आ गई। वे अब वांग टेंग की बातों पर विश्वास करने लगे थे। यदि काले सींग वाला वह युवक वास्तव में ईशान शाही वंश से था तो उनकी परेशानियां बहुत बड़ी होंगी। युवा मित्र, याद दिलाने के लिए धन्यवाद।
हम तैयारी करेंगे। अगर हमारे 5 दफन सितारे इस संकट से उबर पाते हैं तो हम निश्चित रूप से अपना आभार व्यक्त करेंगे, हेंग ज़ांग चुवान ने कहा। आप बहुत विनम्र हैं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रकाश का पर्दा गायब हो गया और हेंग ज़ांग चुवान और अन्य लोगों ने समय बर्बाद करने में समय बर्बाद नहीं किया। वे काले सींग वाले युवक की पहचान की पुष्टि करने और प्रतिवाद तैयार करने के लिए उत्सुक थे। वे शुरू में हठपूर्वक प्रतिरोध करने की योजना बना रहे थे, लेकिन यदि काले सींग वाला युवक वास्तव में ही शानशाही कबीले से था तो उनकी स्थिति बहुत अधिक जटिल हो जाती। क्या वह काले सींग वाला युवक वास्तव में ही शानशाही वंश से है? ये ज़ांग जिननुओं ने चिंतित भाव से पूछा। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।